हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडु शाखा। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं साइंस के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। तो चलिए मेरे साथ साथ आप भी इन क्वेश्चंस को बनाते रहिएगा ताकि पता चले कितना आपने तैयारी किया है। शुरू करते हैं आज का सवाल जवाब। तो पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन सा है? कोयला, पेट्रोलियम, सोलर एनर्जी या सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस या नेचुरल गैस? तो देखिए इसमें रिन्यूएबल सोर्स कौन सा है? सोलर एनर्जी। रिन्यूएबल सोर्स का मतलब क्या होता है? जो हम हमेशा ही रिन्यू होते रहे, जो हमेशा ही हमें मिलता रहता है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। तो ये सोलर, जैसे कोयल, पेट्रोलियम, ये सब जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। अगर हम इसका उपयोग सही ढंग से नहीं करेंगे तो आने वाले समय में ये सब नष्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस इज, मुख्य घटक बायोगैस का कौन सा है इसमें से? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन? तो बायोगैस का जो मेन कंपोजिशन होता है वो होता है मीथेन। ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉसिल फ्यूल? निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? तो फॉसिल फ्यूल क्या होता है? तो जो प्लांट या एनिमल के मरने की वजह से उनका जो सॉफ्ट पार्ट वगैरह तो गल जाता है, लेकिन जो हार्ड पार्ट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है फॉसिल फ्यूल में। तो यहाँ पर जो बचे खुचे पार्ट जो फॉसिल में बदल जाते हैं वो किसके होते हैं? तो वो होता है मेनली कोयला। बाकी विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, सोलर एनर्जी, ये सब रिन्यूएबल में आता है। व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ? पृथ्वी पर ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो जो भी हमें एनर्जी मिलता है वो सब है सन, सोलर एनर्जी है। अगर सोलर एनर्जी नहीं होगा तो प्लांट भोजन नहीं बनाएंगे, भोजन नहीं बनाएंगे तो हम लोग को भोजन नहीं मिलेगा। तो इसलिए सन जो है वो प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का अर्थ पर। विच टाइप ऑफ एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हॉट रॉक्स इनसाइड द अर्थ? पृथ्वी के अंदर गर्म चट्टानों से कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो ये है जियोथर्मल एनर्जी। जो धरती का क्रस्ट है, पथरीला क्षेत्र ऊपर वाला, उसमें जो एनर्जी होता है उसको जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। और उस एनर्जी की मदद से जो है पानी बॉईल करके टरबाइन रोटेट करके बिजली बनाया जाता है। तो जियोथर्मल एनर्जी। द पावर ऑफ विंड मिल डिपेंड्स ऑन, पवन चक्की की शक्ति किस पर निर्भर करती है? तो ये हवा की गति, स्पीड ऑफ विंड, साइज ऑफ ब्लेड्स, ब्लेड के आकार, उसके अलावा जो हाइट, तो ये सभी पर निर्भर करता है। तो ऑल द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड फ्यूल? निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे ईंधन की विशेषता नहीं है? हाई कैलोरीफिक वैल्यू, उच्च ऊष्मीय मान होना चाहिए, अगर है तो अच्छा फ्यूल है। लो कॉस्ट, सस्ता होना चाहिए, कम लागत होना चाहिए। प्रोड्यूसेस मोर स्मोक, अगर ज़्यादा धुआं कर रहा है तो अच्छा फ्यूल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना, अधिक धुआं उत्पन्न करना, ये अच्छे फ्यूल होने की निशानी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? गैर नवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? तो नॉन रिन्यूएबल की बात करें तो जो नेचुरल एनर्जी होता है, नेचुरल गैस, ये नॉन रिन्यूएबल होता है। मेनली क्या होता है, जो पेट्रोल होता है ना, पेट्रोलियम के ऊपर ही ज़्यादातर हमें नेचुरल गैस पाया जाता है। तो ये फॉसिल फ्यूल से ही बनता है नेचुरल गैस। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू? किसका ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है? तो इन सब में हाइड्रोजन जो है ये सबसे अधिक कैलोरीफिक वैल्यू इसका होता है, हाइड्रोजन। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग, जल विद्युत संयंत्र किसके उपयोग से बिजली उत्पन्न करता है? तो ये जो है बहता हुआ पानी का इस्तेमाल किया जाता है। मेनली जब वाटर को स्टोर किया जाता है तो उसके अंदर होता है पोटेंशियल एनर्जी, और जब बहता है तो वहीं पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होता है काइनेटिक एनर्जी में। इसी काइनेटिक एनर्जी की मदद से जो है पानी से बिजली बनाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बायोमास एनर्जी सोर्स? निम्नलिखित कौन सा बायोमास ऊर्जा स्रोत नहीं है? तो लकड़ी है, काउडंग है, क्रॉप वेस्ट है। बट न्यूक्लियर फ्यूल जो है ये बायोमास से उत्पन्न नहीं होता। बायोमास मतलब क्या हो गया? जो ऑर्गेनिज्म के वेस्ट, ऑर्गेनिज्म से मिलता है, जीव जंतुओं से मिलता है, उसको बायोमास कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी सोर्स इज द लीस्ट पोल्यूटिंग? सबसे कम प्रदूषण कौन फैलाता है? तो कोयला अच्छा खासा प्रदूषण फैलाता है। नेचुरल गैस भी है, डीजल भी है, सोलर एनर्जी जो है ये सबसे कम जो है लीस्ट पोल्यूटिंग होता है। सोलर एनर्जी सबसे कम प्रदूषण, सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा फैलाएगा। व्हाट इज अ मेजर डिसएडवांटेज ऑफ द फॉसिल फ्यूल? जीवाश्म ईंधनों की मुख्य हानि क्या है? ये एक्सपेंसिव हैं, रिन्यूएबल हैं, कॉस्ट पोल्यूशन। तो देखिए मेनली बात किया जाए तो फॉसिल फ्यूल सबसे ज़्यादा जो है इनका बुराई क्या है? तो ये क्योंकि ज़्यादा प्रदूषण कॉज करते हैं, क्योंकि प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो इसलिए ये सबसे बुरे हैं। डिसएडवांटेज इनका एक यही हो जाता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स इज यूज इन द न्यूक्लियर पावर प्लांट्स? कौन सा ईंधन परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में उपयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का इस्तेमाल जो है ये न्यूक्लियर प्लांट्स में किया जाता है ताकि एनर्जी बनाया जा सके। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज यूज टू कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी? निम्नलिखित कौन सा यंत्र सौर ऊर्जा को बिजली में बदलने के लिए किया जाता है? तो ये मेनली जो है सोलर सेल का इस्तेमाल किया जाता है। सोलर सेल के द्वारा जो है सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है। वहीं अगर सोलर हीटर की बात करें तो ये क्या करता है, ये सोलर एनर्जी को, सौर ऊर्जा को जो है कन्वर्ट कर देता है किसमें? तापीय ऊर्जा, हीट में। What type of energy is obtained from ocean tides? समुद्री ज्वार से कौन सा ऊर्जा उत्पन्न होता है? तो समुद्री ज्वार से हमें जो एनर्जी मिलता है वो कहलाता है टाइडल एनर्जी। Which of the following is not a conventional source of energy? निम्नलिखित कौन सा पारंपरिक ऊर्जा स्रोत नहीं है? कन्वेंशनल मतलब जो पुराने तौर तरीके, जैसे कोल, पेट्रोलियम, ये सब पुराने तौर तरीके वाले जो ऊर्जा हैं ये सब कन्वेंशनल सोर्स कहलाते हैं। यहाँ बोल रहे हैं कौन सा कन्वेंशनल सोर्स नहीं है, तो विंड एनर्जी जो है ना ये अभी डेवलप कर रहा है, तो इसलिए अभी नया सोर्स में आता है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स है विंड। बाकी सब कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस ये सब कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। विच पार्ट ऑफ बायोगैस प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग बायोगैस? बायोगैस संयंत्र में किस भाग में बायोगैस संग्रहित की जाती है? तो ये जो बायोगैस चैम्बर होता है उसमें क्या किया जाता है, मेनली पूरा जो बनाया गया, तो एक तो हो गया इनलेट चैम्बर जहाँ से हम लोग जो हमारा वेस्ट है वो डालेंगे, डाइजेस्टर, उस वेस्ट को तोड़ा जाएगा और उससे बायोगैस का प्रोडक्शन होगा। फिर होता है गैस होल्डर, गैस होल्डर में जो है उसको स्टोर करके रखा जाता है, और फिर आउटलेट चैम्बर जिसके द्वारा पाइपलाइंस के द्वारा उसको बाहर भेजा जाएगा। तो गैस होल्डर जो है इसमें स्टोर करके रखा जाता है बायोगैस को। और बायोगैस का मेन कंपोजिशन क्या होता है, तो मीथेन, CH4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन बाई प्रोडक्ट ऑफ थर्मल पावर प्लांट्स? तापीय बिजली संयंत्रों का मुख्य उपोत्पाद क्या है? तो ये होता है ऐश। फ्लाई ऐश जो होता है ना, ये मेनली राख इसका मेन बाई प्रोडक्ट होता है। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सोलर पैनल? सोलर पैनल का मुख्य कार्य क्या है? तो सोलर पैनल क्या करता है, जो सनलाइट होता है, सूर्य का प्रकाश, इसको जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इसी से जो विद्युत का निर्माण किया जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी? निम्नलिखित में कौन सा स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है? तो स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत होता है न्यूक्लियर एनर्जी। इसमें उतना प्रदूषण नहीं है। हाँ, न्यूक्लियर एनर्जी का एक ही डिसएडवांटेज बोल सकते हो क्या, कि इसका जो वेस्ट होता है, रेडियो एक्टिविटी निकलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बस वहीं, लेकिन ये पोल्यूट नहीं करता है, तो क्लीन सोर्स माना जाता है न्यूक्लियर एनर्जी को। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ एनर्जी डज नॉट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड? निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा स्रोत कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न नहीं करता है? पेट्रोल कर रहा है, लकड़ी को जलाने पे होता है, लेकिन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से कोई कार्बन स्रोत जो है नहीं प्रोड्यूस होता है। तो ऑप्शन नंबर C जो हो जाएगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, इसमें जो है कोई कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न नहीं होता है। द एनर्जी प्रोड्यूस ड्यू टू द फिजन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लिया इज कॉल्ड? परमाणु नाभिक के विखंडन से उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो फिजन का मतलब होता है टूटना। जब कोई बड़ा सा जो एलिमेंट है वो टूट कर जो छोटे छोटे कणों में टूट जाता है, बड़ा सा है छोटे छोटे कणों में टूट रहा है, तो इसी को बोलते हैं फिजन। और इसी का उल्टा होता है, जब छोटे छोटे पार्टिकल जुड़ के एक बड़ा सा बनाए तो उसको फ्यूजन कहा जाता है। ठीक है, तो फ्यूजन में क्या हो रहा है, तो फ्यूजन जो होता है मेनली न्यूक्लियर एनर्जी प्रयोग किया जाता है, तो न्यूक्लियर एनर्जी में जो है फ्यूजन का इस्तेमाल किया जाता है। व्हाट इज द प्राइमरी डिसएडवांटेज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी? परमाणु ऊर्जा का मुख्य हानि क्या है? तो परमाणु ऊर्जा का मुख्य हानि ये है ना कि ये बहुत सारा रेडियो एक्टिव वेस्ट प्रोड्यूस करता है। रेडियोधर्मी अपशिष्ट जो है ये बहुत उत्पाद करता है, यही इसका जो मेन डिसएडवांटेज है, हानि। द यूज ऑफ सोलर कुकर्स इज लिमिटेड बिकॉज? सौर कुकर का उपयोग सीमित है क्योंकि एक्सपेंसिव होते हैं? नहीं, इसलिए नहीं। दे कैन नॉट बी यूज एट नाइट, दे डू नॉट प्रोड्यूस इनफ हीट, दे रिक्वायर कोल। तो दे कैन नॉट बी यूज एट नाइट क्योंकि अब इन्हें जो है आप दिन में ही उपयोग कर सकते हो, रात में इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, तो ये इनका लिमिटेशन हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस? जैव अपघटनीय पदार्थ कौन सा है? तो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कौन सा? प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये जल्दी टूटेगा नहीं, इसको जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म आसानी से नष्ट नहीं कर सकते हैं। ग्लास को भी नष्ट नहीं कर सकते हैं, पेपर आसानी से नष्ट होने वाला है, तो पेपर हो जाएगा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट।
पेपर हो गया या सब्जी के छिलके, फल के छिलके, ये सब जो है किचन वेस्ट ज़्यादातर जो है बायोडिग्रेडेबल होते हैं। मेन कॉज ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन इज, ओजोन परत की क्षति का मुख्य कारण क्या है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के चलते जो है ये ज़्यादा कम हो रहा है। जैसे पहले फ्रेयॉन्स का इस्तेमाल किया था, फ्रेयॉन्स भी एक तरह का क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स था, उसके चलते जो है ओजोन बहुत तेज़ी से घटने लग गया, फ्रेयॉन पे आगे जाके बैन लगा दिया गया। विच द फॉलोइंग इज़ अ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, कौन सा अपशिष्ट जैव अपघटनीय नहीं है? नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो बायोडिग्रेडेबल कौन हो जाता है? जो आसानी से नष्ट हो जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, जो नष्ट नहीं होता है उसको नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। जैसे बनाना पेल ये आसानी से नष्ट हो जाएगा, कॉटन क्लॉथ भी नष्ट हो जाएंगे, प्लास्टिक बैग जो है ये आसानी से नष्ट नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी। विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है? तो ग्लोबल वार्मिंग होता है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। क्या होता है, जैसे पृथ्वी है तो पृथ्वी को चारों तरफ से जो है गैसेस के गोले ने घेर रखा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है कि गैस को आने तो देगा, लाइट को आने तो देगा, लेकिन लाइट को ये बाहर जाने नहीं देता है, उसको ट्रैप कर लेता है, और ट्रैप करने की वजह से जो है हीट, जो अर्थ सरफेस है वो हीट होता चला जाएगा, और इसी की वजह से जो है ग्लोबल वार्मिंग होता है। विच ट्रॉपिक लेवल इन अ फूड चेन कंटेन्स द मोस्ट एनर्जी, खाद्य श्रृंखला फूड चेन में किस ट्रॉपिक स्तर में सबसे अधिक ऊर्जा होती है? तो देखिए, सबसे जो लोअर ट्रॉपिक लेवल तो उसमें ज़्यादा एनर्जी होता है, जितना हम हायर ट्रॉपिक लेवल में जाते हैं एनर्जी कम होते चला जाता है। तो जो प्रोड्यूसर्स हैं इनमें सबसे ज़्यादा एनर्जी का उत्पादन होता है, ठीक है। और जैसे आगे बढ़ेंगे तो मेनली क्या होता है, प्रोड्यूसर से जो कंज्यूमर्स होते हैं उसमें सिर्फ 10% ही एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, तो इसलिए जितना हाई लेवल पर जाएंगे एनर्जी कम होता चला जाएगा। द टर्म बायोमैग्निफिकेशन रेफर्स टू, जैव आवर्धन का अर्थ क्या होता है? तो डिक्रीज इन पॉपुलेशन लेवल, इंक्रीज इन हार्मफुल केमिकल्स इन फूड, तो ये होता है मेनली जो है इंक्रीज इन हार्मफुल केमिकल्स इन द फूड चेन। कोई भी फूड चेन में एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जो है वेस्ट का, किसी भी हार्मफुल सब्सटेंस का बढ़ते चला जाना, इसी को बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। डिकम्पोजर्स मेनली कंसिस्ट ऑफ, तो डिकम्पोजर्स में आते हैं बैक्टीरिया और फंगी। तो जो फंगस और बैक्टीरिया होता है ये लोग जो है डिकम्पोजर, विघटक होता है। ये क्या करता है, ज़्यादातर जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं उनको नष्ट करके वापस से जो है ये मिट्टी में मिला देता है। तो इस तरीके से ये रिसाइकल करने में सहयोग करता है, न्यूट्रिएंट्स के रिसाइकलिंग में जो है ये हेल्प करता है। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फूड चेन, तो प्रोड्यूसर से बन जाएगा कंज्यूमर को खा जाएगा डिकम्पोजर्स, ठीक है। डिकम्पोजर्स हो गया, तो मेनली देखिए बात किया जाए तो ये हो जाएगा प्रोड्यूसर। किसी भी फूड चेन की शुरुआत प्रोड्यूसर से होती है, जो अन्न खाना बना रहा है, तो प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और मरने पे दोनों को ही खत्म कर दिया जाएगा डिकम्पोजर्स के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी कॉज ऑफ एसिड रेन, अम्ल वर्षा का प्राथमिक कारण होता है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड का पानी में मिलना। जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है जब पानी में जाता है तो ये क्या बनाता है, सल्फ्यूरिक एसिड। इसी तरह से नाइट्रोजन ऑक्साइड जब पानी में जाता है तो नाइट्रिक एसिड, तो ये दोनों ही जो मिलके पानी को एसिड बना देते हैं और इन्हीं के चलते जो है अम्लीय वर्षा होती है, एसिडिक रेन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज अ प्राइमरी कंज्यूमर, कौन सा जीव प्राथमिक उपभोक्ता है? तो प्राइमरी कंज्यूमर कौन होता है? तो प्राइमरी कंज्यूमर यहाँ पर हो जाता है जो शाकाहारी होता है। जैसे कि बात किया जाए डियर, ठीक है, तो डियर जो है हिरण, ये प्राइमरी कंज्यूमर में आएगा। लॉयन, ईगल, स्नेक ये सब सेकेंडरी कंज्यूमर हैं, सेकेंडरी और टर्शरी में आएंगे ये लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम, कौन सा प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है? तो नेचुरल इकोसिस्टम हो जाता है, जैसे कि बात किया जाए क्रॉप फील्ड तो आर्टिफिशियल हो गया, फॉरेस्ट जो होता है जंगल, ये नेचुरल इकोसिस्टम हो जाता है। एक्वेरियम, क्रॉप फील्ड, जू ये सब मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं, इसलिए आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। फॉरेस्ट नेचुरल होता है। द ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन एनर्जी बाय ईटिंग प्लांट्स डायरेक्टली आर कॉल्ड, वे जीव जो सीधे पौधे को खाकर ऊर्जा प्राप्त करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो जो सीधे पौधे पर निर्भर करते हैं वो हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्राथमिक उपभोक्ता। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज द ग्रीन हाउस इफेक्ट, निम्नलिखित में कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण बनती है? तो ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये सब होता है कार्बन डाइऑक्साइड के चलते। तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिलता है। ग्रीन हाउस होता है क्या है? तो ग्रीन हाउस एक ग्लास का चैम्बर होता है, शीशे का चैम्बर है, जो लाइट को आने तो देगा बट लाइट को बाहर जाने नहीं देता है, ये लाइट को ट्रैप करके रख लेता है। तो इस तरीके से अंदर जो है गर्मी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। तो वैसे प्लांट जिनको ज़्यादा गर्मी चाहिए होती है उनको ग्रीन हाउस में उगाया जाता है। सिमिलरली चीज़ हो रहा है हमारे अर्थ के साथ भी। अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर है और इस एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ते जा रही है।
जो भी हम लोग पेट्रोल डीजल ये सब जला रहे हैं उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, तो उससे जो है कार्बन डाइऑक्साइड का एक लेयर बनते चला जा रहा है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है कि लाइट को आने तो देता है सनलाइट को, लेकिन बाहर जाने नहीं देगा, वो ट्रैप कर लेगा, और उसी के चलते जो है ग्लोबल वार्मिंग होता है। तो अर्थ का तापमान बढ़ने की प्रक्रिया को ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स आर डीकम्पोजर्स? तो ये तो हो गया बैक्टीरिया और फंगस जो होता है ये डीकम्पोजर होता है, विघटक। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CFC? तो ये होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट्स टू द सॉइल पोल्यूशन? निम्नलिखित में से कौन मिट्टी प्रदूषण के में योगदान देता है? तो सॉइल पोल्यूशन किससे हो सकता है? तो ये प्लास्टिक वेस्ट से हो सकता है। ठीक है, पत्ता अगर डिकम्पोज करे तो मिट्टी के लिए फ़ायदा है, मिनरल वापस दे देगा। अर्थवर्म जो है ये उसमें एयरिंग में हेल्प करता है। मैन्योर भी सॉइल के लिए अच्छे होते हैं। प्लास्टिक वेस्ट ये हार्मफुल है। विच द फॉलोइंग इज द ग्रीन हाउस गैस? निम्नलिखित कौन सा ग्रीन हाउस गैस है? तो ये हो जाता है ग्रीन हाउस गैस मीथेन। ठीक है, सबसे जो बड़ा है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद मीथेन भी है। तो मीथेन भी जो है ये ग्रीन हाउस गैस के रूप में कार्य करता है। इन फूड चेन द 10% रूल मीन्स? खाद्य श्रृंखला में 10% का नियम का क्या मतलब होता है? ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर टू नेक्स्ट लेवल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, केवल 10% ही ऊर्जा अगले स्तर पर स्थानांतरित होती है। अब फूड चेन ऑलवेज स्टार्ट्स विथ? कोई भी फूड चेन जो है खाद्य श्रृंखला ये शुरुआत तो होता है प्रोड्यूसर्स के द्वारा, उत्पाद, क्योंकि किसी में अगर प्रोड्यूसर्स नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है ऊपर वाले जीव रह ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो प्रोड्यूसर्स से ही, जो उत्पादक होते हैं, इनसे ही फूड चेन की शुरुआत होती है। द 3 आर्ट्स यूज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर आर? तो रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट? वनों के संरक्षण का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? टू गेट मोर लैंड फॉर एग्रीकल्चर, टू प्रिवेंट सॉइल एरोजन एंड मेंटेन बायोडाइवर्सिटी, टू ऑब्टेन वुड फॉर फर्नीचर एंड टू बिल्ड इंडस्ट्रीज। तो मोस्ट रीजन फॉर कंजर्वेशन ऑफ, तो किस लिए ज़रूरी है? तो ये ज़रूरी हो रहा है बेसिकली हमें अपने बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करनी है, तो मिट्टी के कटाव को रोकना, साथ ही साथ जो है जैव विविधता बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, वाटर हार्वेस्टिंग इज़ अ मेथड ऑफ? जल संचयन किसका एक तरीका है? तो वाटर हार्वेस्टिंग होता है ये पानी बचाने का तरीका होता है, कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सस्टेनेबल प्रैक्टिस? निम्नलिखित में कौन सा एक टिकाऊ अभ्यास है? कटिंग डाउन ट्रीज फॉर फर्नीचर, ओवर फिशिंग इन द रिवर्स, यूजिंग सोलर एनर्जी फॉर इलेक्ट्रिसिटी, प्लास्टिक बैग। तो सोलर एनर्जी का उपयोग करना एक सस्टेनेबल प्रैक्टिस होगा, क्योंकि सोलर एनर्जी कभी भी खत्म होने वाला है नहीं। जब तक हमें सूर्य की रोशनी मिलती जाएगी तब तक हम ये एनर्जी प्रोड्यूस करते चले जाएंगे। तो ये सबसे टिकाऊ अभ्यास है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कॉज ऑफ डिफॉरेस्ट्रेशन? वनों की कटाई का मुख्य कारण क्या है? तो एफॉरेस्टेशन होता है पेड़ों को लगाना, ओवर ग्रेजिंग ज़्यादा चरने की वजह से, रेन वाटर हार्वेस्टिंग या वाइल्ड लाइफ का। तो मेजर कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, तो ओवर ग्रेजिंग जो है ये एक मेजर कॉज है डिफॉरेस्टेशन का। चिपको मूवमेंट वॉज स्टार्टेड टू? चिपको आंदोलन की शुरुआत क्यों की गई थी? तो चिपको आंदोलन की शुरुआत जो है लगभग 1973 के करीब जो है ये चिपको आंदोलन हुआ था, जिसमें कुछ लोग जो है पेड़ों से चिपक गए थे ताकि उनको काटा ना जा सके। तो पेड़ों को बचाने के लिए, फॉरेस्ट को बचाने के लिए जो ये चिपको आंदोलन हुआ था 1973 करीब। ये उत्तराखंड में हुआ था चिपको आंदोलन। द मेन कॉज ऑफ वाटर स्कार्सिटी इज? जल संकट का मुख्य कारण क्या है? तो जल संकट का मुख्य कारण ये है ओवर यूज ऑफ वेस्ट ऑफ वाटर, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, सभी के सभी यहाँ पर जो है वाटर स्कार्सिटी का कारण है। विच गैस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए यहाँ बात करें कार्बन डाइऑक्साइड जो है मुख्य जिम्मेदार है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वाटर कंजर्वेशन? निम्नलिखित कौन सा जल संरक्षण का उदाहरण नहीं है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ड्रिप इरिगेशन, एक्सेसिव यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर। तो एक्सेसिव यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर, इससे तो जल्दी पानी खत्म हो जाएगा, बचेगा नहीं बल्कि और पानी जल्दी खत्म हो जाएगा। तो भूजल का अत्यधिक उपयोग ये सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन एक्टिविटीज लीड्स टू द डी डेजर्टिफिकेशन? अच्छा, इनमें से यहाँ पे दोनों हिंदी इंग्लिश अलग अलग है। देखिए मेरे लिए क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग जो है ह्यूमन एक्टिविटी लीड्स टू डेजर्टिफिकेशन? तो ओवर ग्रेजिंग के चलते जो है डेजर्टिफिकेशन होता है।
उसके अलावा जो यहाँ पे हिंदी का क्वेश्चन पढ़े हैं, तो गंगा कार्य योजना का मुख्य उद्देश्य क्या रहा? तो ये था मेनली गंगा को प्रदूषण से बचाना, इसमें जो है प्रदूषणों को कम करना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। मेन ऑब्जेक्टिव हो गंगा एक्शन प्लान, तो रिड्यूस पोल्यूशन इन द गंगा रिवर। कौन सा मानव गतिविधि मरुस्थलीकरण का कारण बनती है? तो ये मेनली जो है ओवर ग्रेजिंग, अत्यधिक चराई जो है कहीं ना कहीं ये कारण है डेजर्टिफिकेशन का। व्हाट इज द मेन रीज़न फॉर द डिप्लीशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स? जीवाश्म ईंधन की कमी का मुख्य कारण क्या है? एक्सेसिव यूज़ ऑफ ह्यूमंस, फॉर्मेशन ऑफ न्यू फॉसिल फ्यूल्स, रिसाइकलिंग, कंट्रोलिंग यूज़ ऑफ। तो डिप्लीशन हो रहा है क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अत्यधिक उपयोग कहीं ना कहीं जो है फॉसिल फ्यूल को कम करते चला जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन? वनों की कटाई का प्रत्यक्ष परिणाम क्या है? तो कहीं ना कहीं जो है सॉइल एरोजन हमें देखने को मिलेगा, ठीक है, मिट्टी का कटाव। अगर हम पेड़ों को काटेंगे तो मिट्टी भी जो है बचेगा नहीं, जो ऊपर का उपजाऊ मिट्टी होता है, फर्टाइल सॉइल, ये कहीं ना कहीं उड़ के चला जाएगा पानी के चलते या हवा के चलते, तो इसी को बोलते हैं सॉइल एरोजन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इको फ्रेंडली फ्यूल? पर्यावरण के अनुकूल ईंधन कौन सा है? तो एलपीजी जो है ये पर्यावरण के अनुकूल है, इससे उतना प्रदूषण नहीं फैलता है। व्हाट इज द मेन रीज़न फॉर ग्लोबल वार्मिंग? तो ग्लोबल वार्मिंग का मेन कारण क्या है? तो ग्लोबल मेन कारण है वनों की कटाई, औद्योगिकरण और साथ ही साथ जो है फॉसिल फ्यूल का ज़्यादा उपयोग। तो इन सब के चलते ही कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल? कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस। ये तो निम्नलिखित कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो नेचुरल गैस जो ये जीवाश्म ईंधन बोला ना, कोल है, पेट्रोलियम, नेचुरल वुड, लकड़ी जो है ये फॉसिल फ्यूल नहीं है, बायोमास में आता है लकड़ी। विच मेथड इज़ मोस्ट इफेक्टिव फॉर इरीगेशन इन ड्राई रीजन्स? शुष्क क्षेत्रों में सिंचाई के लिए सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? तो ड्राई इरीगेशन की बात करें तो वहाँ पे सबसे अच्छा जो क्षेत्र है वो है स्प्रिंकलर इरीगेशन, ठीक है। स्प्रिंकलर इरीगेशन में क्या होता है कि यहाँ पर जो है ना पानी फवारे के रूप में पूरा पाइप लगा दिया जाता है और इसमें कहीं कहीं जो नल लगा दिया गया, जो पानी जो है फवारे के रूप में ऊपर की तरफ बहते चला आएगा, ठीक है, और ज़्यादा एकदम से ज़्यादा तेज़ फवारा भी नहीं होता है, तो ये सबसे सही है। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री? सामाजिक वानिकी का मुख्य उद्देश्य क्या है? इंक्रीज इंडस्ट्रियलाइजेशन, इनकरेज डिफॉरेस्टेशन, प्रमोट लार्ज स्केल ट्री प्लांटिंग एंड प्रमोट माइनिंग एक्टिविटीज़। तो इसका आंसर जो है आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए थैंक यू।